अवनी शर्मा अपने एक दोस्त से बदला लेने के लिए उसके कमरे में पैर पटकती हुई दाखिल हुई थी और फिर बिना सोचे समझे उसने सोए हुए अपने दोस्त के ऊपर से चादर खींचकर उतारी। उसके ख्यालों में भी कहीं नहीं था कि सामने उसका मंगेतर आरव राजपूत लेटा हुआ है। आरव की भी अभी सिर्फ 5 मिनट पहले आंख लगी थी। पूरी रात वो एक बिजनेस प्रेजेंटेशन पर काम करता रहा था और अभी उसका इरादा अपनी नींद पूरी करने का था कि ये छोटी सी लड़की एक बार फिर से उसके सिर पर आ धमकी थी। अवनी की तो जैसे ही आरव पर नजर पड़ी, उसने एक जोरदार चीख मारी और वहां से भागने ही वाली थी कि अगले ही पल आरव ने उसकी कमर पर अपने बाजू रखे और उसे एक झटके से अपने करीब कर लिया। अवनी की कमर जोर से उसके सीने के साथ जाकर टकराई थी और उसके साथ ही एक दर्द भरी सिसकी उसके होठों से निकली। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा था। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा था कि रोहन सो रहा है, उसने कांपते हुए लहजे में कहा। यह सुनकर आरव का दिमाग और भी घूम गया था, क्योंकि उसने अवनी को मना किया हुआ था कि लड़कों के कमरे में मत जाया करो, जबकि वो हमेशा भूल जाती थी। लेकिन आज वो बुरी तरह से पकड़ी गई थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, शायद मैं नींद में चलते चलते यहाँ पर आ गई हूँ। आपको तो पता है मुझे नींद में बेवकूफियां करने की आदत है। अवनी ने बहाना बनाने की कोशिश की तो आरव ने अगले ही पल उसकी बाजू को कसकर पकड़कर रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में बोला, फिर तुम्हें एक और बात बताता चलूं कि मुझे भी नींद में कुछ भी करने की आदत है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब एक खूबसूरत पत्नी मेरे बाजू में मौजूद हो। उसका लहजा आँच देता हुआ था। अवनी बुरी तरह से तड़प कर रह गई थी। उसने एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश की, तो अब की बार आरव ने उसके कंधों पर अपने हाथों का बोझ बढ़ाया और बोला, खबरदार जो यहाँ से तुम 1 इंच भी हिले। अब तुम उस वक्त तक नहीं जाओगी जब तक मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। नींद तो तुमने मेरी वैसे ही बर्बाद कर दी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी रात भी बर्बाद हो जाए। ये कहकर वो उसके चेहरे पर झुक गया। अवनी ने अचानक अपने होठों पर जीभ फेरी थी। क्या आप क्या करने वाले हैं? क्या आप मुझे सजा देंगे? अवनी के पूछने पर आरव के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट रेंग गई थी, जिससे अवनी को हमेशा ही डर लगता था। हाँ, क्योंकि इस बार तुम्हारी गलती ज्यादा है। वो उसके बालों की लटों को अपनी उंगली के गिर्द घुमाते हुए बोला, आज पूरी रात के लिए तुम मेरे ही कमरे में रुकोगी, क्योंकि तुम्हें पता है जब एक बार मेरी नींद उड़ जाए तो दोबारा मुझे नींद नहीं आती। पूरी रात तुम मुझे एंटरटेनमेंट करोगी। वैसे भी आज घर में कोई भी बड़ा नहीं है। उसकी बातें सुनकर अपनी को पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई थी। वो अरब जैसे सख्त और रोमांटिक इंसान के साथ 5 मिनट भी मुश्किल से तन्हाई में गुजारती थी, और वो उसे पूरी रात अपने साथ गुजारने के लिए बोल रहा था। बेबसी के मारे अवनी की आंखों में आंसू आ गए थे। देखो ये गलत है। मैं दादाजी से जाकर आपकी शिकायत लगा दूंगी। मैं उनको बताऊंगी कि आप। वो बात करते करते एकदम खामोश हो गई थी। आरव ने अगले ही पल उसके होठों पर अपना अंगूठा रखा और उसको मसलते हुए बोला, कितनी गलत बात है। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि पति पत्नी के जो आपस के मोमेंट्स होते हैं उनको आपस में ही रखना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। अभी सिर्फ हम दोनों की सगाई और कानूनी शादी हुई है। शादी की रस्में बाकी हैं। वो तुनक कर बोली, तो आरव ने उसकी कमर पर अपने हाथों की गिरफ्त को और तंग किया था। अब की बार वो दर्द से झटपटा कर रह गई थी। मैंने भी तुम्हें समझाया था प्यारी लड़की कि शादी की रस्में जरूरी नहीं है, और वैसे भी अब मेरा हक तुम पर पूरा हो चुका है। और जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, इनके मुताबिक तुम मुझे 3-4 बार तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी कायम कर लेना चाहिए था। लेकिन ये मेरा सब्र है, और इसे अपनी खुशकिस्मती भी समझो। उसका लहजा एकदम से भारी होने लगा था। जैसे ही अपनी ने उसके अंदाज में खुमार महसूस किया, उसने वे इख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस दौरान उसके हाथ मजबूती से आरब के कंधों पर जमे हुए थे। आरब काफी देर तक उसके चेहरे के नक्श को देखता रहा, जैसे उनको याद करने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही पल वो उसके होठों पर झुक गया और कतरा कतरा उनको चूमने लगा था। यह एहसास इस कदर सुकून देने वाला था।
کہ ابنی کی آنکھیں خود بخود ہی بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ وہ لاکھ ویرودھ بھی کرتی تب بھی وہ اس وقت اس انسان کے چنگل سے نہیں نکل سکتی تھی جب تک وہ اجازت نہیں دے دیتا، اور اب تو ویسے ہی اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اتنی آسانی سے یہاں سے فرار ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ اس کی سانسیں لینے کے بعد آرب ہلکا سا اس سے الگ ہوا اور اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ میری ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے نچلے ہونٹوں کو اپنے منہ میں لے کر دوبارہ سے چومنے لگا تھا۔ اپنی کے منہ سے اب دبی دبی سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ وہ بے چینی کے حال میں آرب کا نام پکار رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی سانسیں بھی پھول گئی تھیں، جبکہ اس کا انداز دیکھ کر آرب اکثر ہی پریشان ہو جاتا تھا کہ ابھی تو اس نے اپنی شدتوں کا 20% بھی نہیں دکھایا اور میڈم کی یہ حالت ہو گئی، اور جب وہ پورا 100% دکھائے گا تب اس لڑکی کا کیا حال ہوگا۔ مجھے آج موقع دو، آج میں تمہاری ہر طرح کی بے چینی دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر عارف نے اس کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خود وہ ویٹ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے انداز میں ابھی بھی سنجیدگی تھی۔ آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ اپنی نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ عارف جانتا تھا وہ اس کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی کی دھڑکنوں پر اپنے ہاتھ رکھے تو اپنی کی گردن پیچھے کی طرف لڑک گئی تھی اور وہ ایک بار پھر سے سسکنے لگی تھی۔ اس دوران اس نے اپنے ہاتھ عارف کے بڑے بڑے کندھوں پر جمائے ہوئے تھے، جن کو اپنی دھڑکنوں سے ہٹانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ مسٹر عارف، میں نے آپ سے اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کرنی تھی، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جواب دینے کی بجائے عارف اس کی دھڑکنوں کو دبانے لگا تھا اور پھر اسے دوبارہ سے سامنے اپنی ٹانگوں کی طرف لٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا، ہمارے پاس ابھی پوری رات پڑی ہوئی ہے، پہلے ہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں گے۔ میں مکمل طور پر تمہارے وجود میں اتر جاؤں گا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کروں گا۔ اس کے بعد ہم ان چھوٹی موٹی باتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، اپنی بے بسی سے کروٹ بدل کر رہ گئی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر عارف نے اسے مکمل طور پر الٹا لٹا دیا تھا اور اب اس کی پیٹھ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ تمہاری کمر مجھے بہت پسند ہے، دل کرتا ہے اس کو کھا جاؤں۔ یہ کہہ کر عارف دوبارہ سے اس کے کانوں میں جھکا اور اس کی لو کو اپنے دانتوں میں لے کر ہلکا سا دبانے لگا تھا۔ اپنی کو لگ رہا تھا کہ وہ بری طرح سے پاگل ہو جائے گی۔ جب بھی وہ اس شخص کے قریب آتی تھی، اس کی ساری شرارتیں بھی دم توڑ دیتی تھی۔ وہ ہر چیز مکمل طور پر بھول جاتی تھی۔ اسے صرف اتنا یاد ہوتا تھا کہ وہ اس انسان کے رحم و کرم پر ہے جو اسے جیسے چاہے رکھ سکتا ہے۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، پلیز عارف بس کر دیجیے، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، لیکن فی الحال وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے اپنی کی ٹی شرٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور آگے کی طرف سے لے جا کر اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی نرمی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اپنی کی سسکیاں پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو گئی تھیں، جو عارف کے حواسوں پر چھا رہی تھیں۔ بس اسی طرح سے ہی میرا نام پکارتی رہو، اس کی گردن کو چومتے ہوئے وہ بولا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی دھڑکنوں کو بھی دبا رہا تھا۔ ابنی نے اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کی تو عارف نے اس کی کھینچ کر پھر سے اپنے نزدیک کر لیا۔ اس نے دوبارہ سے ابنی کو اپنی گود میں بٹھایا تھا، لیکن اس بار ابنی کی پوزیشن الگ تھی۔ ابنی کی پیٹھ اس وقت عارف کے سینے کے ساتھ لگ رہی تھی، جبکہ آگے سے وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے دبا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی گردن پر اپنے جنونیت کے نشان چھوڑ رہا تھا۔ یہ ایک ماتر لڑکی تھی جو اسے پاگل کرنے کا ہنر رکھتی تھی اور جس نے عارف کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا، لیکن وہ محبت میں اس قدر پاگل نہیں تھا۔ جہاں پر اپنی کی غلطی ہوتی وہ وہاں پر اسے ڈانٹتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر اپنی اس سے ناراض رہتی تھی۔ اپنی کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ عارف کے ہاتھ اس کی شرٹ پر جمے ہوئے ہیں اور وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی، کیونکہ عارف کا ارادہ اب اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کرنے کا تھا، اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ اپنی نے زوروں شوروں سے نام ایک گردن ہلائی، نہیں ایسا مت کریں۔ اب ایک بار اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔
जिन्हें देखकर आरब उसकी तरफ उठ गया। उसने आगे बढ़कर अवनी के आंसू साफ किए। रो क्यों रही हो? मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। पत्नी हो तुम मेरी, और तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ, वो संजीदा लहजे में बोला। तो अवनी ने सिसकते हुए जवाब दिया, अगर अभी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया तो फिर शादी की रात के लिए क्या बचेगा? और मेरी सहेलियां भी यही कहती हैं कि शादी से पहले पति को कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए, वरना उसका दिल भर जाता है। आरब उसकी बातें सुनकर इस बार भी ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। खैर, जो तुम्हारी सहेलियां हैं उनका तजुर्बा बहुत खराब हुआ है। तुम्हारे मामले में मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हुस्न देखकर मैं तुम्हारा और भी ज्यादा दीवाना हो जाऊंगा। चलो शाबाश, अब अच्छी पत्नियों की तरह अपनी शर्ट ऊपर उठाओ। ये सुनकर अवनी के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसने पूरी शिद्दत से नामे गर्दन हिला दी थी। ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर, मैं खुद से ऐसा कभी नहीं करूंगी। उसकी जुबान अचानक से फिसली तो आरब ने उसकी टांगों को पकड़कर उसे खींचकर एक बार फिर से अपने करीब किया था। तो फिर ठीक है, मुझे इस चीज की इजाजत दो। वादा करता हूँ इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करूंगा। अपनी बेबसी से अपने होठ काटने लगी थी। जब आरब ने उसकी ये हरकत देखी तो उसके निचले होठ को उसने दांतों से छुड़वाया और उसको चूमते हुए बोला, उन पर जुल्म ना उठाया करो। इस चीज का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। यह कहकर उसने अवनी के गिर्द अपने बाजू और भी कस दिए थे और अपना माथा उसके माथे के साथ जोड़े उसकी सांसों को महसूस कर रहा था, जो कि बहुत तेज तेज चल रही थी, जिससे उसकी धड़कनें भी लगातार ऊपर नीचे हो रही थीं। वो उस वक्त 18 साल की थी, अपनी जवानी के यौवन पर थी और जज्बात भी अचानक भड़क जाते थे। यही तो वजह थी कि वो चाहकर भी अरब को इनकार नहीं कर सकती थी। आप हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। अपनी ने एक बार फिर से उसका दिमाग भटकाने की नाकाम कोशिश की थी, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। यह कहकर आरब ने उसकी शर्ट उठाई और उसके अंदर अपना मुंह डाल दिया था। अपने के लिए सब कुछ बिल्कुल अचानक था। जैसे ही आरब के होठ उसकी धड़कनों से जाकर टकराए, अपनी की सिसकियां और भी तेज हो गई थीं। उसने आरब के बालों को अपने हाथों में जकड़ लिया था, लेकिन उससे भी उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वो अपने पाँव की एड़ियां जोर जोर से वेट पर मार रही थी, जबकि आरब अब हाथों से भी उसकी धड़कनों को सहला रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो। इतना कहकर आरब ने बहुत ही नरमी से उसकी शर्ट को उसके वजूद से अलग किया। तुम विरा क्यों नहीं पहनती? आरब ने जब देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए, जबकि अपनी की बौखलाहट और भी ज्यादा हो गई थी। वो मैं बस सोने से पहले नहीं पहनती, वरना वो बात करते करते खामोश हो गई थी, क्योंकि शब्द पूरे करना बहुत ही मुश्किल था। आरब ने उसके हाथों को उसकी धड़कनों के ऊपर से हटाने की कोशिश की तो अपनी तड़प उठी थी। आप बहुत बुरे हैं, अपनी ने सिकवा करते हुए कहा। तो आरब ने ना में सिर हिलाया, जैसे उसकी बात से राजी ना हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं बुरा नहीं हूं, बल्कि हद से ज्यादा रोमांटिक हूँ। और अगर तुम्हें मेरी शिद्दतों को सहना है तो उसके लिए तुम्हें भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अपनी थोड़ी सी जान बनानी होगी। देसी घी और मक्खन खाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि शादी की रात में तुम पर किसी भी तौर पर रहम नहीं करने वाला। इतना कहकर अरब ने उसके दोनों हाथों को उसके सीने से हटा दिया था, जबकि अवनी ने शर्म के मारे दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने अपना सिर तकिए पर रखा हुआ था। जैसे ही आरब ने उसकी धड़कनों को अपने मुंह में लिया तो अपनी बेचैनी से करवट बदलने लगी थी, लेकिन आरब एक सेकंड के लिए भी उसे संभलने की इजाजत नहीं दे रहा था। अपनी तो ये सोचकर ही फिक्रमंद हो रही थी कि वो पूरी रात उसकी शिद्दतें कैसे बर्दाश्त करेगी। इससे पहले कि वो और भी कोई हद पार करता, उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अपनी के वजूद को झटका सा लगा था और इस दौरान आरब ने इंतहाई दिलचस्पी से उसके सीने की उथल पुथल को देखा था और आगे बढ़कर एक छोटी सी गुस्ताखी की थी। अपनी तो जैसे ही संभलने के ही इंतजार कर रही थी, उसने फौरन से अपना हुलिया ठीक किया। जैसे ही आरब ने दरवाजा खोला, वो फौरन से बाहर की तरफ भाग गई थी और सामने खड़े ऋषभ मेहरा से टकराते टकराते बची थी। अपनी की हालत को देखकर ऋषभ एकदम से परेशान हो गया था। इसको क्या हुआ? क्या
आपने इसको फिर से कोई सजा दी है? उसने आंखें छोटी छोटी करके आरब को घूरते हुए कहा। तो आरब के माथे पर बल पड़ गए। अपने काम से काम रखो, पत्नी है वो मेरी, तुम्हें उससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आज तुम्हारे कमरे में मैं सो रहा हूँ। ये कहकर उसने दरवाजा जोर से ऋषभ के मुंह पर बंद कर दिया था और बेचैनी से अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा था। गुजरे हुए हर एक लम्हे फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने घूम रहे थे। वो लड़की अब उसे हर हाल में मुकम्मल तौर पर चाहिए थी। लेकिन दादाजी से जब भी वो बात करता तो वो साफ अल्फाजों में समझाते थे कि जब तक अवनी की ग्रेजुएशन नहीं हो जाती तब तक तुम शादी की रस्मों के बारे में सोचना भी मत। लेकिन अगर उससे पहले वो खुद शादी के लिए राजी हो जाती है तो फिर कुछ किया जा सकता है। लेकिन ये उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। वैसे भी वो हमेशा अपनी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालता था और अब भी वो ऐसा ही करने वाला था। दूसरी तरफ अपनी अब अपने कमरे के अंदर दाखिल हुई थी तो सामने ही उसकी सहेली काव्या वर्मा बैठी हुई थी। अपनी की हालत उसके लाल होते हुए गालों को देखकर उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट फैल गई थी। बड़ी देर कर दी मैडम ने आते आते। तुम तो बोल रही थी कि तुम ऋषभ के पास जा रही हो, लेकिन वो तो बाहर घूम रहा था। फिर तुम उसके कमरे में क्या कर रही थी? काव्या सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और उसके बावजूद भी अवनी को तंग कर रही थी। दूसरी तरफ वो बौखला गई और झुंझलाते हुए लहजे में बोली, फजूल बातें मत करो। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, मेरे साथ फ्री होने की कोशिश मत किया करो। काव्या ने सीटी बजाते हुए अपने होठ घुमाए। ऐसा तुमने मुझे कभी भी नहीं कहा था। खैर, अगर तुम अपने पति के साथ रोमांस करती भी हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर चाहो तो हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हो। हम तुम्हारी हौसला अफजाई करेंगे। अपनी झुंझलाते हुए बाथरूम में घुस गई थी जबकि उसकी सहेली खिलखिलाकर हंसने लगी थी। अपनी काफी देर तक शीशे के सामने खड़ी अपना अक्स देखती रही। उसके चेहरे पर आरब की कुर्बत के निशान नजर आ रहे थे। हे भगवान, किस कदर बेशरम इंसान है। उसने बेसाख्ता अपने गालों को थपका था। और कितना जिद्दी भी है। हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी थोपता रहता है। मूड़ी कहीं का। उसने बुरा सा मुंह बनाया था। आज भी वो उसके चंगुल में फंस गई थी और कोशिशों के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाई थी। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि ऋषभ ऐन वक्त पर वहां आ गया था, वरना कोई भरोसा नहीं था कि वो शख्स वाकई में मुकम्मल तौर पर उसके वजूद में उतर जाता। और अभी उसी जबरदस्ती का बदला लेने के लिए वो प्लान बना रही थी कि किस तरह से आरब से अपना हिसाब किताब बराबर कर सके। हालांकि दिल के किसी कोने में ये बात भी मौजूद थी कि उसका प्लान हमेशा की तरह फेल हो जाएगा और आखिरकार उसे उसकी बाहों में हार माननी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में प्लान आया उसके होठों पर एक सातिराना सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने जल्दी से फ्रेश होने के बाद कपड़े चेंज किए। इस बार वो बिरा पहनना नहीं भूली थी क्योंकि रूम में बाकी लड़कियां भी मौजूद थीं जो बहुत से सवाल जवाब करती और उसकी नाक में दम करते थी। उनके पास बैठने की बजाय वो अपने स्टडी टेबल पर जाकर बैठ गई थी और जोरों शोरों से लिखने लगी थी। उसकी सहेली देखकर हैरान रह गई क्योंकि मैडम ने कभी पेपर भी नहीं पढ़ा था। वो सिर्फ दुआएं मांगते हुए जाती थी और यही करते हुए वापस आती थी और फिर रिजल्ट से एक हफ्ता पहले तक भगवान के सामने बैठ जाती। उसकी खुशकिस्मती ये थी कि हमेशा ही वो पासिंग नंबर ले आती थी, जिसमें भी उसका ये कहना था कि उसका कोई कमाल नहीं, ये उसकी दुआओं का असर है। पर्दे के पीछे ये भी होता था कि वो हर बार प्रिंसिपल को एक मोटी रकम देकर चीटिंग कर लेती थी, लेकिन अभी उस चीज के बारे में वो बाकी लोगों को तो बता नहीं सकती थी, वरना उसके परिवार में उसकी बदनामी हो जाती। काव्या को भी अब उसका पढ़ना लिखना हजम नहीं हुआ था। यार अपनी पेपर तो खत्म हो गए हैं, फिर तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो? ये सुनकर अवनी ने पलटकर उसे खूंखार नजरों से देखा। पता नहीं तुम लोगों का क्या मसला है। जब मैं पढ़ती हूँ तब भी तुम लोगों को टेंशन होती है, ना पढ़ूं तब भी तुम लोगों को परेशानी होने लगती है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपनी मर्जी से अब मैं यहाँ कुछ कर भी नहीं सकती। बोल कर बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही आरव का ख्याल आया तो झटपटाते हुए वापस पलटी थी। अब की बार वो बालकनी में जाकर बैठ गई थी और फिर बहुत ही सज धज कर
अपने लिखने लगी थी। काम पूरा करने के बाद उसने उस कागज को अलमारी में छुपाया और लॉक लगा दिया। इस दौरान भी उसकी सहेलियां दिलचस्पी से देख रही थीं और फिर अपनी खुद इत्मीनान से बेड पर जाकर सो गई थी। उसका सोने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो कहीं पर भी सो सकती थी। उसे नींद आ जाती थी। आरव अक्सर ही उसकी इस आदत की वजह से उसे जेलस होता था, क्योंकि आरव को एक तो बड़ी मुश्किल से नींद आती थी और जब उसकी आंख किसी मामूली सी आहट पर खुल जाए तो वो सारी रात सो नहीं सकता था। अभी भी वो अपने कमरे में लैपटॉप पर अवनी की तस्वीरें देख रहा था, जबकि अवनी उधर ख्वाबों में अपने आप को हवा में उड़ता हुआ देख रही थी। अगली सुबह जब आरब सोकर उठा तो उसके मोबाइल पर सैकड़ों के हिसाब से कॉल्स लगी हुई थी, जो कि उसकी सेक्रेटरी की थी। वो एकदम से परेशान हो गया था। उसे लगा था कि डील के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। लेकिन जब उसने मोबाइल कान से लगाया तो उसकी सेक्रेटरी बौखलाते हुए बोली, सर, मैंने आपसे पूछना था कि आपका कुत्ता किस कलर का था, क्योंकि मुझे भी ब्राउन कलर का एक कुत्ता मिला है। सुबह सुबह सेक्रेटरी के मुंह से कुत्ते का नाम सुनकर उसका पारा एकदम से हाई हुआ था। सुरेश, क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो? ये सुनकर वो बौखला गया और तेजी से ना में सिर हिलाने लगा। नहीं सर, मेरी इतनी मजाल, मैं आपको क्यों गाली दूंगा? मैं तो बस आपसे आपके कुत्ते के बारे में पूछ रहा हूँ। आरब अब की बार गुस्से में आ गया था। मेरा कोई कुत्ता नहीं, और तुम्हें पता है मुझे जानवर रखने का कोई शौक नहीं है। फिर मुझसे बेवकूफ़ाना सवाल क्यों कर रहे हो, और वो भी सुबह सुबह? मेरे सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये कहकर वो कॉल काटने ही लगा था कि सुरेश दोबारा से बोल पड़ा, सर, फिर आपने अखबार में ये आर्टिकल क्यों दिया था कि जिसने भी आपका ब्राउन कलर का कुत्ता आपको ढूंढ कर ला कर दिया तो आप उसके 1 लाख की रकम अदा करेंगे? सर, अगर आप कहें तो एक बार मैं ये कुत्ता आपको लाकर दिखा देता हूँ। हो सकता है कि ये आपका कुत्ता हो और मेरा काम बन जाए। ये सुनकर आरव अपनी जगह पर उछल पड़ा था। उसने तो ऐसे कोई भी आर्टिकल नहीं दिया था। उसके जहन में अपनी का चेहरा घूमने लगा था। लम्हे के हजार हिस्से में उसे सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। कल जो उसने अपनी के साथ किया था, यकीनन वो उसी चीज का बदला ले रही थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची। अपनी, इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुंह ही मुंह में वो बड़बड़ाता हुआ वो गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल गया था और उसने सेक्रेटरी को साफ अल्फाजों में समझा दिया था कि जिसने भी अखबार में आर्टिकल दिया हुआ है वहां से वो कैंसिल करवा दो। सेक्रेटरी बौखलाते हुए बोला, सर, सिर्फ अखबार का मामला नहीं है, असल में सोशल मीडिया पर भी ये बात वायरल हो रही है और मुझे तो लगता है अभी तक 15-20 लोग तो ब्राउन कलर के कुत्ते लेकर आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। ये सुनकर जब वो बाहर निकला तो सारे घर वाले लॉन में परेशान बैठे थे, जबकि अवनी किचन में खड़े गुनगुनाते हुए अपने लिए खाना बना रही थी। आरव को देखते ही दादाजी उठ खड़े हुए। आरव, ये सब बाहर क्या हो रहा है? सब लोग ही बेसब्री से उसके उठने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी इजाजत नहीं थी कि वो आरव को सोते हुए उठाए, वरना उस पर भी एक बहुत बड़ा भूचाल खड़ा हो जाता था। दादी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? बाहर जाके देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। दादी जी ने अपने माथे को मसलते हुए कहा। आरब जब दरवाजे पर पहुंचा तो वहां पर 15 लोग खड़े थे। हर किसी ने अपने हाथ में भूरे रंग के कुत्ते की रस्सी पकड़ी हुई थी। वो सारे कुत्ते एक साथ भौंक रहे थे, जिससे माहौल बहुत ज्यादा दहशतनाक बन गया था। आरब को देखते ही वो लोग उसकी तरफ लपके, क्योंकि अखबार में आरब की तस्वीर के साथ साथ उसके कुत्ते की भी तस्वीर थी, इसलिए वो दोनों ही पहचानते थे। इनको बोलो इसी वक्त यहाँ से निकलें और इनको बताओ कि अखबार में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है। इनको गलत फहमी हो गई है। लोगों ने जब ये सुना तो बुरे बुरे से मुंह बनाने लगे और आरब को गालियां देकर वहीं पर ही कुत्तों की रस्सियां छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनमें से कोई भी कुत्ता उनका अपना नहीं था, बल्कि वो सड़कों से पकड़कर लाए हुए थे। जहां पर भी उनको भूरा कुत्ता मिला उन्होंने कब्जे में ले लिया कि हो सकता है कि उनकी किस्मत खुल जाए। उनको फारिग करने के बाद वो दोबारा से किचन की तरफ बढ़ा था और अपनी को खौफनाक नजरों से घूरने लगा।
मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। वो उसके नज़दीक होते हुए धीमे लहजे में बोला, और मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनते ही अवनी ने एक अदा से अपने बालों को झटका और उसी अंदाज में बोली, भगवान न करे, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर दादी जी को इसकी भनक भी पड़ गई तो वो आपको छोड़ेंगी नहीं। आज सुबह ही दादी जी ने एक नया हुक्म सुनाया है कि आप ना तो मेरे साथ फ्री हो सकते हैं और ना ही मुझसे बात कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुसर पुसर कर रहे थे कि दादी की जैसी उन पर नजर पड़ी, वो हलक के बल चीखी थी, आरब, वहां पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर आओ। दादी की दहाड़ सुनकर वो अपनी जगह पर उछल पड़ा था। क्या हो गया दादी? धीरे बोले। उसने अपने डूबते हुए दिल को संभालते हुए कहा, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी के साथ चिपकते हुए न देखूं। मैंने फैसला कर लिया है कि 6 महीने के बाद ही मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, और इन 6 महीनों में तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के नजदीक नहीं जाएगा। अब की बार चाय की प्याली अपने के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई थी, क्योंकि उसे 6 महीने बाद होने वाली शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। जबकि दूसरी तरफ आरब अपनी की हालत देखकर दिल ही दिल में खुश होने लगा था, और फिर उसने सीने पर हाथ रखते हुए बहुत ही धीमे लहजे में बोला, दादी जी, आपने हुक्म कर दिया और अब समझे कि आपके हुक्म की तामील हो गई। लेकिन इससे पहले इस लड़की से पूछे कि इसने अखबार में आर्टिकल को पढ़ते वहां से अपनी की तरफ रुख फेरता हुआ बोला, जो कि बुरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि दादी और आरब दोनों की तरफ से तोहफों का रुख उसकी तरफ मुड़ गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि पहले दादी जी के फैसले के खिलाफ खड़ी हो या फिर आरब की बात को झुटलाए। आपने, क्या ये तुमने किया था? दादी जी की आवाज में गहरा सदमा था। उसने जोरों शोरों से ना में सिर हिलाया। कैसी बातें कर रही हैं दादी? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ भला? कोई अपने पति का इश्तेहार अखबार में लगवाता है? मुझे तो 24 घंटे यही टेंशन रहती है कि जितना खूबसूरत मेरा पति है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड़की उसको अपने जाल में ना फंसा ले। आपको तो पता है जमाना किस कदर खराब है। उसने ओवर एक्टिंग की इंतहा कर दी थी, जबकि आरब दांत पीसते हुए उसे खूंखार नजरों से घूर रहा था। उसके मोबाइल फोन पर दोबारा से कॉल आने लगी थी। बेचारा गार्ड भी लोगों को रोक रोक कर थक चुका था। अब उसकी भी हालत खराब हो गई थी। मजबूरी में आरब को कुछ लोगों को हायर करके दरवाजे पर खड़ा करना पड़ा था। उस दिन वो घर से बाहर भी नहीं जा सका था। अबनी को तो वैसे ही सजा मिली हुई थी कि वो एक हफ्ते तक बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो सुकून से घर में बैठकर 24 घंटे सीरियल देखती रहती थी, या अगर वो बहुत ज्यादा बोर होती तो जाकर आरब से शरारतें करती थी। आखिरकार शाम के वक्त जाकर इश्तेहार का मामला हल हुआ था। अब की बार आरब इत्मीनान से लॉन में बैठा चाय पीने में मशरूफ था, जबकि अपनी दादी जी के कमरे में उनके पाँव में बैठी शिकवे शिकायतें कर रही थी। दादी जी, मुझे बता दें, क्या मैं आपकी सगी पोती नहीं हूँ, या फिर आप मुझे किसी कचरे के ढेर से उठा कर लाई हैं? ये सुनकर दादी जी तड़प उठी थी। किस तरह की बातें कर रही हो मेरे बच्चे? अगर मैंने कचरे के ढेर से उठाना होता तो क्या मैं तुम्हें उठा कर लाती? मैं तो कोई सुलझी हुई एक समझदार बच्ची को लाती जिसको पता होता कि कैसे अपने पति को अपने काबू में करना है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो 24 घंटे शरारतें सवार रहती हैं। अपनी ये सुनकर बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई थी। दादी जी, इसमें मेरी शरारतों का जिक्र कहाँ से आ गया? और अगर आपको मुझसे इतना ही परेशानी हो रही है तो फिर आप मुझे और अरब को अलग अलग क्यों नहीं कर देती? मेरी मानो तो तलाक करवा दो। दादी जी ने अब की बार उसे खोखार नजरों से देखा। सोच समझ कर बोला करो, तुम्हें अंदाजा भी है ये किस कदर का बुरा शब्द है। दोबारा अगर तुमने ऐसा कोई भी घटिया शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाऊंगी। अपनी बुरा सा मुंह बनाते हुए उठकर बेड पर बैठ गई थी, क्योंकि दादी की मिन्नतें करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। यूं लगता था जैसे उन्होंने अपना अटल फैसला सुना दिया हो। दूसरी तरफ दादी के दिमाग में जो कुछ चल रहा था, असल में अरब अगले 2 सालों के लिए लंदन जा रहा था। वहां पर उसने अपना नया बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करना था, और दादी को टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो
पराए देश में जाकर उनके आरब का इंटरेस्ट चेंज हो जाए, इसलिए वो अवनी को भी उसके साथ ही भेजना चाहती थी, और वो भी विदाई करवा कर। आरब से जब उन्होंने इस बारे में बात की तो उसने दादी जी के सामने तो कोई खास रिएक्शन शो नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे थे कि एक बार जब वो शरारती लड़की उसके चंगुल में आ जाएगी तो वो उसे सारे हिसाब किताब बराबर करेगा। फिर तो वो उसे अपनी मर्जी से संभालने की भी इजाजत नहीं देगा, और पूरी दिन उसके वजूद पर, उसके हवासों पर सवार रहेगा। और दूसरी तरफ यही बात अवनी को भी टेंशन दे रही थी। उसे रह रहकर अपनी दुआएं याद आ रही थीं। जब तक उसे अपने और आरब के रिश्ते के बारे में मालूम नहीं था, तब तक वो जोरों शोरों से भगवान से यही दुआएं करती थी कि उसे हद से ज्यादा रोमांटिक इंसान मिले। और अब जब रोमांटिक मिला था तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। अगले 2 दिन तक बहुत ही तेजी के साथ गुजर गए थे। दादी जी अपना फैसला सुना चुकी थी, और उसके साथ ही घर में अवनी की शादी की रस्मों की तैयारियां होने लगी थी, क्योंकि अवनी के पेरेंट में से कोई भी जीवित नहीं था। दोनों ही उसके बचपन में एक हादसे में चल बसे थे, और फिर उसके बाद उसकी परवरिश उसके पापा के दोस्त के बेटे, उसके दादा दादी ने की थी। एक्स्ट्रा प्यार भी मिला था, जिसकी वजह से वो इस हद तक जिद्दी भी हो गई थी और हमेशा अपनी मनमानी करती थी। आरब भी जब उसे डांटता था तो वो फौरन से आंसू बहाती हुई दादी जी के पास चली जाती थी। लेकिन फिर जल्द ही आरब ने अपनी तकनीक भी चेंज कर ली थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि मैडम को डराकर खामोश नहीं करवाया जा सकता। अब आरब को जब भी उसे समझाना होता तो वो उसके साथ रोमांस करता था। अभी भी मैडम का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। रात के वक्त अवनी के दोस्त की मेहंदी थी। सब लोग खास तौर पर अवनी को वहां दिलो जान से जाने के लिए तैयार हो गई थी। शादी ब्याह में जाने का तो उसे बचपन से ही बहुत शौक था, और मेहंदी का इवेंट तो वैसे भी उसका फेवरेट था। उसकी यूनिवर्सिटी में वेलकम पार्टी भी आ रही थी, जिसके लिए उसने डांस प्रैक्टिस कर रखी थी, और अब उसका इरादा वहां पर डांस करने का था। ऋषभ ने अपने दोस्तों से जान छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो गया। मजबूरन उसे अपने दोस्तों को कॉल करके बताना पड़ा। वो बेबी पिंक कलर का खूबसूरत लहंगा पहनकर जब सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो रिया ने आंखें छोटी छोटी करके उसे शरारत से घूरते हुए कहा, तुम घर पर ही रुको। अगर आरब भाई को पता चल गया कि तुम सजा में होने के बावजूद घूमने के लिए गई हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसका इशारा जिस तरफ था अपनी बहुत अच्छे से समझती थी। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अपने काम से काम रखो और मेरे साथ फ्री होने की जरूरत नहीं है, वरना दादी जी को जाकर बता दूंगी कि तुम हर हफ्ते अपने मंगेतर के साथ घूमने के लिए जाती हो। रिया के चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि उसके मुताबिक इस बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। शायद वो ये बात नजरअंदाज कर चुकी थी कि अवनी को हर किसी के कारनामों का इल्म होता है, क्योंकि उसका काम ही यही था। पढ़ाई में तो उसका दिल नहीं लगता था, और फिर 24 घंटे वो दूसरों की टोह में लगी रहती थी। अभी भी उसने घर के बाकी सब लोगों को समझा दिया था कि अगर आरब आप लोगों को मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह दीजिएगा मेरी तबीयत खराब है और मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। दादी जी ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो जिद करके ऋषभ के साथ गाड़ी में बैठकर पार्टी हॉल में पहुंच गई थी, जहां पर बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किया गया था। अवनी की आंखें चमकने लगी थीं। थोड़ी ही देर में वो वहां पर मौजूद लड़कियों के साथ भी घुल मिल गई, क्योंकि वो हद से ज्यादा फ्रेंडली थी। इस दौरान उसे लगातार अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपश का एहसास हो रहा था। जब भी वो निगाहें उठाती तो सामने कोई भी नहीं होता। अचानक ही उसने जो नजरों से देखा तो उसकी नजरें आदित्य से जाकर मिली, जो राजनीति की दुनिया का चमकता हुआ सितारा था। उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही जबरदस्त थी। वो 30 के आसपास का था, लेकिन अपनी उम्र से कम मालूम होता था। किसी जमाने में अवनी को उस पर क्रश था। अभी वो उसे अपने सामने देखकर एक पल के लिए तो चौंक गई। फिर जब आदित्य चलता हुआ उसके पास आया तो वो बौखला गई, क्योंकि ये क्रश उसे सिर्फ दूर से अच्छा लग रहा था। उसका बिल्कुल भी उसके नजदीक जाने का कोई इरादा नहीं था। कैसी है मिस? आदित्य ने अपने नॉर्मल ही अंदाज में सवाल किया तो अवनी ने बेचैनी से पहलू बदला।
आई एम सॉरी, लेकिन मैं अजनबियों से बात नहीं करती। ये सुनकर आदित्य के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। जिस तरह से आप मुझे देख रही थी, आपकी आंखों में मुझे जान पहचान साफ नजर आ रही थी। इसलिए ये बहाना बनाने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे नहीं जानती। और अगर नहीं जानती हैं तो अभी मैं अपना परिचय करवा देता हूँ। मैं आदित्य सिंघानिया हूँ। इसके साथ ही उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताया और अपना हाथ अपनी की तरफ बढ़ा दिया, जिसे अपनी खाली खाली नजरों से देख रही थी। जबकि उसके साथी जो आगे पीछे खड़े थे, अवनी की तरफ शरारती अंदाज में मुस्कुराहटें उछाल रहे थे। मिस्टर आदित्य, मैं अजनबियों से हाथ नहीं मिलाती, खास तौर पर मर्दों से तो बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे उन औरतों की गिनती में मत गिनिए जो आपके आसपास मक्खियों की तरह भिन भिन आती रहती हैं। न जाने क्यों अवनी को उसके इस अंदाज पर गुस्सा आ गया था। वो आदित्य के बारे में जो कुछ सोच कर बैठी थी, वो सब कुछ गलत साबित हुआ था, क्योंकि ये शख्स सिर्फ सुंदरता का भूखा था। यानी आपने मुझ पर अच्छी खासी रिसर्च की हुई है मैडम। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अब आप कोई खुशफहमी में मत रहिएगा। आदित्य ने कंधे उचका दिए। खुशफहमी बुरी चीज तो नहीं, अगर ये आपको खुशी देती है, और आपको खुशफहमी होने का पूरा पूरा हक है। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा तो अपनी ने अचानक कदम पीछे हटा दिए। मुझसे दूर रहकर बातें करे, इससे पहले वो और कुछ कहती, अचानक ही उनके बीच में आरव आकर खड़ा हो गया। वो उसकी आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जबकि आरव के माथे पर अनगिनत बल पड़े हुए थे, क्योंकि सामने खड़ा शख्स उसका बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा विरोधी था और एक इंतहाई भ्रष्ट इंसान था, जो लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता था और लोगों से झूठे वादे करके उनके वोट खरीदता था। अब उसे अपनी किसे बातें करता हुआ देखकर आरव का बस नहीं चल रहा था कि उस इंसान को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दे, जबकि अवनी के बाकी सारे दोस्त फौरन ही वहां से साइड हो गए थे। अब उस जगह पर सिर्फ अवनी और आरव ही बचे थे। असल में ऋषभ सब लोगों को बताना भूल गया कि आरव की उसके दोस्त की फैमिली से बहुत अच्छे तरीके से जानकार था और उनका उनके घर आना जाना है। ये बात खुद उसके अपने दिमाग से निकल चुकी थी। मिस्टर आदित्य, अगर आप अपनी हद में रहकर मेरी पत्नी से बात करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आरव ने अपने होठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, जबकि दूसरी तरफ आदित्य की मुस्कुराहट फौरन ही सिमट गई थी। उसे एक पल के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं आया था, लेकिन आरव ने दोबारा से बात दोहराई। मेरी पत्नी आपकी मौजूदगी में अनकंफर्टेबल हो रही है। या तो आप यहाँ से चले जाएं या फिर हमें इजाज़त दीजिए। यह कहकर उसने अवनी का बाजू अपने हाथों में पकड़ा और उसे अपने साथ खींचता हुआ हॉल के दूसरे कोने में लेकर गया। अवनी ने उस दौरान मुकम्मल तौर पर अपना सिर झुकाया हुआ था। मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर आरव ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। वो तो उसने देख लिया था जब तुम हाथ बांधकर खड़ी थी। ये सुनकर अवनी तड़प उठी। मैं तो बस इस वजह से देख रही थी क्योंकि वो किसी जमाने में मेरा क्रश थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक नंबर के घटिया और दिलफेक किस्म के बंदे हैं। इसके अलावा वो न जाने क्या क्या बोल रही थी, लेकिन आरव का ध्यान तो इस एक शब्द पर ही अटका हुआ था कि क्या आदित्य वाकई में उसका क्रश था। आखिर उसमें ऐसा क्या था। आरव सोच में डूब गया। और तुम किसकी इजाजत से बाहर निकली थी। अचानक ही उसका पारा हाई हो गया था। मैंने आपसे परमिशन तो ली थी। अवनी ने आंखें हैरत से फैलाकर उसके मुंह पर साफ झूठ बोला। आरव ने उसे तीखी नजरों से देखा। मेरे साथ ड्रामा मत करो। तुमने मुझसे प्रॉमिस कब ली। अवनी ने आगे ही अगले पल अपने माथे पर हाथ मारा। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो दादी जी को कॉल करके आपसे परमिशन लेने के लिए बोला था और उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने इजाजत दे दी है। अब वो दूसरा झूठ बोल रही थी। आरव फौरन ही समझ चुका था। वो उसके नजदीक हुआ तो अवनी दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई थी। तुमने एक साथ बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, अब इनका हिसाब होगा। लेकिन घर वापस चलकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पर हम दोनों का तमाशा बने। चलो गाड़ी में चलकर बैठो। उसने दोबारा से अपनी को बाहर निकलने का इशारा किया तो वो जोरों शोरों से नामे सिर हिलाने लगी थी। मैं आपके साथ अकेली गाड़ी में नहीं जाऊंगी।
آپ نے خود ہی تو سمجھایا تھا کہ لڑکوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ان کی نیت بدلتے وقت نہیں لگتا۔ میں نے دوسرے لڑکوں کے حوالے سے کہا تھا، میں پتی ہوں تمہارا، اور جس چیز کو تم چھپانے کی کوشش کر رہی ہو وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری پتنی بہت ہی پیاری ہے۔ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اس کے گالوں کو دوبارہ سے لال انگارہ کر گیا تھا۔ اونی کی ٹانگیں ایک دم سے کانپنے لگی تھی اور اس کے شریر میں کپی سی اتر آئی تھی۔ اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آرب یہی تو چاہتا تھا، اسے بے بس کرنا۔ اس نے اونی کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ تو وہ تمہارا کرش تھا؟ اچانک ہی آرب کو وہی بات یاد آئی تو وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اونی کو یوں لگ رہا تھا جیسے آج اس کا آخری دن ہوگا۔ وہ بہت پرانی بات ہے، تب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی، تب میں نہ سمجھتی۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے عرب کو کیوں بتا دیا۔ عقل تو تمہیں ابھی تک نہیں ہے، ابھی بھی تمہارا دماغ 5 سال کے بچوں جیسا ہی ہے۔ عرب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ برا سا منہ بنانے لگی۔ سچ کہا ہے کسی نے، اگر کوئلے کو ہیرا مل جائے تو وہ بھی اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ اب یہ بات اس نے عرب کے سانولے رنگ پر چوٹ کی تھی۔ اس کا رنگ سانولا تھا لیکن بہت زیادہ آکرشک تھا۔ پورے خاندان کی لڑکیاں مرتی تھیں اس پر۔ اونی اس بات سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ اکثر وہ جیلس بھی ہوتی تھی لیکن عرب کی طرح وہ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ وہ چیزوں کو اپنے دل میں دبا لیتی تھی۔ تم ایک بار گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں تمہیں سب کچھ سمجھاتا ہوں اور تمہارا دماغ بھی ٹھکانے پر لاتا ہوں۔ اونی ڈرتے ڈرتے گاڑی میں بیٹھی لیکن تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اونی گھبرا گئی۔ آپ نے سناٹے میں گاڑی کیوں روکی؟ یہاں پر کھڑے رہنا بہت خطرناک ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ تو عرب سخت جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے گاڑی نہیں روکی بلکہ انجن خود بخود بند ہو گیا ہے۔ رکو، مجھے جا کر چیک کرنے دو۔ وہ باہر نکلا اور اس نے اونی کو اندر ہی بیٹھنے کا حکم دیا تھا، لیکن اونی کہاں آرام سے ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھتی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئی۔ میں نے کہا ہے کہ اندر جا کر بیٹھو، تم کیوں اپنے لیے اور میرے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتی ہوں؟ عرب سخت لہجے میں بولا۔ وہ دونوں آپس میں الجھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بائک ان کے قریب آ کر رکی۔ اس بائک پر 3 لڑکے سوار تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کے ہاتھ میں بندوق تھی جسے دیکھ کر اونی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ عرب نے اسے فوراً سے اپنے پیچھے کیا۔ وہ لڑکے عرب سے گاڑی کی چابی مانگنے لگے۔ عرب اس وقت صرف اور صرف اپنی پتنی کو بچانا چاہتا تھا۔ اس نے خاموشی سے چابی ان کے حوالے کر دی۔ وہ تینوں لڑکے گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک نیچ انداز میں بولا، صرف گاڑی سے کیا ہوگا، لڑکی بھی اٹھا لیتے ہیں، پھر تو گاڑی چلانے کا بھی مزہ آئے گا اور گاڑی میں بیٹھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اس سننے کی دیر تھی کہ عرب کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، جبکہ اونی ان کی باتیں سن کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس نے عرب کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں زور سے دبوچا ہوا تھا، جیسے اس کے وجود میں پناہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چلو اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرو، ہم صبح تمہیں واپس کر دیں گے، ہمیں تھوڑے سے مزے لینے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ لڑکا عرب کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھ میں پستل تھے اور عرب جانتا تھا وہ کسی بھی وقت گولی چلا دے گا۔ اس کی بات سن کر عرب نے اونی کا ہاتھ پکڑا۔ اونی کو لگا جیسے وہ اسے اس لڑکے کے حوالے کر دے گا، لیکن ابھی وہ لڑکا اسے چھونے ہی لگا تھا کہ عرب نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پر مارا تو وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی عرب نے ایک لات اس کے ہاتھ پر ماری جس سے اس نے پستل پکڑ رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پستل عرب کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اگلے ہی کچھ لمحوں میں اس نے وہاں پر موجود 3 لڑکوں کی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ زمین پر بڑے درد سے کرا رہے تھے جبکہ عرب ان پر لگاتار لاتوں کی بارش کر رہا تھا۔ تم لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی پر نظر ڈالنے کی؟ اس کا وس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کو جان سے مار دے۔ اونی نے آگے بڑھ کر اسے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ خود حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہاں پر پولیس بھی پہنچ چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی عرب نے بھی اونی کو گھر بھجوا دیا تھا اور خود وہ باقی کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے تھانے رک گیا تھا۔
وہ ان لڑکوں کو سخت سے سخت سزا دلوانا چاہتا تھا تاکہ وہ دوبارہ کبھی ایسا کرنے کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہ سوچے۔ ادھر اپنی ابھی تک بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ کسی ڈراونے خواب کی طرح اس کے ہوش و حواس پر سوار تھا۔ وہ تو خود ہی اپنی ضد کی وجہ سے مصیبت کو دعوت دے بیٹھی تھی، مگر اس خطرناک لمحے نے اس کی دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں عارف جیسی شخصیت کا ہونا کتنی بڑی ضرورت ہے۔ وہ جو ہمیشہ عارف کی ڈانٹ پر، اس کی سختی پر اور اس کی بے وجہ کی پابندیوں سے چڑھتی تھی، آج اسی شخص کے ڈھال بن جانے پر دل سے فدا ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر آج عارف نہ ہوتا یا وہ ذرا سا بھی کمزور پڑ جاتا تو ان آدمیوں کے ناپاک ارادے کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بے اختیار بھگوان کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں ودی ہوئی تھی اور زبان پر بار بار یہی شبد آ رہے تھے: ہے بھگوان، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایسے رکشک سے سائے میں دیا ہے جو میری عزت اور جان کی خاطر اکیلے ہی ان درندوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے آج سمجھ آیا تھا کہ عارف وہ سختیاں اور وہ غصہ دراصل اس کی حفاظت کا دوسرا نام تھا جو وہ ایک نادان لڑکی کو سنبھالنے کے لیے کرتا تھا۔ دوسری طرف تھانے کے تمام معاملے نپٹا کر عارف جب گھر لوٹا تو اس کا غصہ ابھی تک ساتویں آسمان پر تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکنیں اس خیال سے تنگ تھیں کہ ذرا سی غلطی کتنی بھاری پڑ سکتی تھی۔ وہ سیدھا اپنی کی کمرے کی طرف بڑھا اور بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی کو دیکھتے ہی وہ غصے سے اس کے قریب آیا اور دبی ہوئی آواز میں بولا: تم ہمیشہ ایسا کیوں کرتی ہو اپنی؟ اور کس بے وقوفی کے تحت تم گاڑی سے باہر نکلی تھی؟ میں نے کتنی بار تم سے منع کیا ہے کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اگر آج تمہیں ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ اس کے شبد غصے اور بے بسی کی شدت سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ان میں ایک ایسا چھپا ہوا خوف بھی تھا جو صرف کسی کو کھونے کے ڈر سے جنم لیتا ہے۔ عارف کے منہ سے یہ شبد سنتے ہی اپنی کا دل بھی بھر آیا تھا۔ اس کا اور غصہ برداشت کرنے کی بجائے اس کے اندر کا سارا ڈر اور گھٹن ایک طوفان کی طرح امڑ آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنی نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں بازو عارف کے گلے میں ڈال دیے اور اپنا چہرہ اس کے مضبوط سینے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی اس حرکت نے عارف کے تمام غصے کو ایک ہی لمحے میں پگھلا کر موم کر دیا۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس کے سر پر محبت اور بے پناہ اپنائیت سے اپنا ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بس یوں ہی روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ جب اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا اور خوف کی جگہ سکون اترنے لگا تو اس نے سر اٹھا کر عارف کی طرف دیکھا۔ اس کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا برا میں آپ کو سمجھتی تھی۔ سچ کہوں تو آپ بہت اچھے انسان ہیں عارف۔ اس کے لہجے کی یہ معصومیت اور اقرار عارف کے دل کو چھو گیا تھا۔ اچانک اسے اپنے اور عارف کے بیچ کی قربت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس وقت اکیلے کمرے میں اسی انسان کی باہوں میں موجود ہے جس سے وہ ہمیشہ بھاگنے کے لیے بہانے تلاش کرتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے بے قابو ہونے لگی اور اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اب مجھے جانا چاہیے، بہت رات ہو گئی ہے، وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اب کی بار کہاں عارف اسے جانے دینے والا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو برباد کیے بغیر اپنا ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر پر رکھا اور ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ اسے واپس اپنے بے حد قریب کھینچ لیا۔ اونی کا پورا وجود ایک بار پھر سے اس کے چوڑے سینے کے ساتھ آ کر ٹکرایا تھا۔ عارف کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور شاطرانہ مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اس کے بالکل قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا: کہاں پر جا رہی ہو اتنی جلدی پیاری لڑکی؟ تم نے مجھے پورا دن جو اسٹریس اور ڈرامے میں الجھا رکھا ہے اور جتنا تنگ کیا ہے، ذرا اس کا حساب تو دے کر جاؤ۔ اس کی بات سن کر اونی کا رنگ ایک بار پھر سے اڑ گیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ بے بسی تیرنے لگی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے اب؟ پلیز مجھے جانے دیں، میں بہت تھک گئی ہوں، وہ کانپتے ہوئے بولی تھی۔ مگر عارف نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے
अपने होठ झुकाए और बगैर किसी इत्तला के उसके कांपते हुए होठों को चूम लिया था। वो उसके होठों को इस कदर चाहत और शिद्दत से चूमने लगा कि उसके स्पर्श में इस बार एक गहरा नशा और जुनून था जो अवनी के होश उड़ाने के लिए काफी था। इस दौरान आरब का दूसरा हाथ उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए उसके सीने के करीब मचल रहा था और उसका हाथ धीरे धीरे उसकी कमर को दबोच रहा था, जिससे अवनी का पूरा वजूद बेचैनी के एहसास से कांप उठता था। उसके मुंह से दबी दबी सी सिसकियां निकलने लगी और वो बेचैनी से इधर उधर सिर करने लगी, मगर आरब ने उसे संभालने का जरा भी मौका नहीं दिया। आरब की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अवनी के लिए इस घेरे से बाहर निकलना नामुमकिन हो चुका था और वो चाहकर भी उस प्यार के तूफान से खुद को अलग नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये शख्स अब उसकी रूह तक में उतर चुका है। अवनी की धीमी होती हुई हिचकियां आरब के सीने से लगकर बिल्कुल थम चुकी थी, मगर उसके दिल की हलचल अभी तक पुरसुकून नहीं हुई थी। जैसे ही अरब के मजबूत हाथों ने बेपनाह चाहत के साथ उसकी शर्ट के बटनों की तरफ हाथ बढ़ाया, अपनी का दिल शिद्दत एहसास से कांप उठा था। उसने लरजते हुए हाथों से अरब की कलाई को थामना चाहा, मगर उसके लहजे में एक मासूम गुजारिश और शर्म की सुर्खी थी। अरब, प्लीज रुक जाइए। उसकी आवाज़ इतनी धीमी और कमज़ोर थी कि बामुश्किल अरब के कानों तक पहुंची। उसने अपनी के दोनों हाथों को नरमी से पकड़कर उसके सिर के ऊपर दीवार के साथ टिकाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। अब कहाँ जाओगी मेरी जान? अरब की आवाज़ में एक ऐसा मदहोश कर देने वाला खुमार था जो अवनी के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। तुमने मेरे दिल को जो कैद कर रखा है उसका हिसाब तो देना ही होगा, और वैसे भी अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है और सिर्फ मेरा। उसके इन शब्दों ने इतनी अपनायत थी कि अवनी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। जैसे ही शर्ट हटी, आरब की नजरें उसकी नाजुक वजूद पर टिक गई थीं। उसके रूप को देखते ही आरब का सब्र टूट गया, उसकी सांसें भारी हो गईं और वो उस हुस्न की इम्तिहा पर मोहित हो गया था। तुम मेरी रूह का सुकून भी हो और मेरी सबसे खूबसूरत कमजोरी भी हो अपनी। आरव की आवाज में तड़प थी और अगले ही लम्हे उसने अवनी को उठाकर कमरे की दीवार से इस तरह से लगाया कि वो उन दोनों के बीच हवा का भी कोई फासला नहीं रहा था। उसने बगैर एक पल को बर्बाद किए बगैर अपने होठ उसके कांपते हुए भीगे हुए होठों पर रख दिए थे। उस स्पर्श में गहरा नशा, बरसों की प्यास और दीवानापन चाहत समाई हुई थी। आरब ने उसकी सांसों को अपनी कैद में लिया, उसके होठों की नरमी को इस कदर चाहत और शिद्दत से चूमा कि अवनी के मुंह से निकलने वाली चीखें उसकी मुंह में ही घुटने लगी थीं। उसका एक हाथ धीरे धीरे अवनी के सीने पर मचल रहा था, जहां उसके दिल की धड़कनें दीवानावार बनकर उछलती। आरब अपनी हथेली और अपने एहसास के जरिए उसकी धड़कनों को यूं महसूस कर रहा था जैसे उसकी हर एक सांस को अपने अंदर उतार लेना चाहता हो। अपनी का पूरा वजूद उस प्रेम के तूफान में इस तरह खो रहा था कि उसके मुंह से निकलने वाली दबी दबी सिसकियां सिर्फ आरब के नाम का जाप बन चुकी थी और आखिरकार वो मुकम्मल तौर पर उसके वजूद में उतर गया था। कुछ ही दिनों बाद आरब ने सबकी रजामंदी से घर में धूमधाम से अवनी की विदाई करवाई और उसे अपने साथ लंदन ले गया था। वहां जाकर आरब ने उसे वो तमाम खुशियां और उसकी पसंद की जिंदगी दी जिसकी वो ख्वाहिश में थी। वक्त के साथ साथ अवनी के दिल से उसके तमाम शिकवे शिकायतें दूर हो गए, क्योंकि आरब एक इंतहाई केयरिंग, ख्याल रखने वाला और बेपनाह मोहब्बत करने वाला पति साबित होकर ये साबित कर दिया था कि उसकी हर शक्ति के पीछे अवनी के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।